Hello everyone, this is रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर और माइनर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। अगर मैं मेजर चेंज की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलेगा पेपर वन, जिसको कि आमतौर पे हम लोग जीएस पेपर के नाम से जानते थे, जहां पे जो आपका पहले जीएस का सिलेबस था या जीएस का जो भी पोर्शन था वो तो आपका एज इट इज ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर 9 माइनर एक्ट को और भी शामिल किया गया है। जब इन 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गए कि आमतौर पे क्या ये लॉ के अंदर इंसर्ट किए गए हैं, क्या इसका असर आपको जीएस पेपर के प्री में भी देखने को मिलेगा या सिर्फ मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक चीज को कंफर्म मान के चलिए कि वैसे तो ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मेंस के दृष्टिकोण से किए गए हैं, लेकिन जब भी आप इन माइनर एक्ट को प्रिपेयर करें तो इनकी जो बेसिक जानकारी है उसको लेके भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर वो चाहें तो क्या पता जो आपका प्री का पेपर है उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। तो यू हैव टू बी अ अलर्ट। और अगर मैं माइनर चेंजेस की बात करूं तो वो आपको पेपर नंबर 6 आमतौर पे जिसको कि हम लोग पीनल लॉ या लोकल लॉ के नाम से जानते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जहां पर कुछ नए एक्ट को शामिल किया गया, कुछ पुराने एक्ट को रिप्लेस किया गया। एंड एज वी ऑल नो कि टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे ये एक वीडियो सीरीज चल रही है, जहां पर हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपके साथ चर्चा की जाती है। और आज की कन्वर्सेशन में जिस बात को लेकर डिस्कशन होगा वो एक्ट है बेसिकली आपका द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आमतौर पे हम लोग इसे हिंदी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इस एक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूं तो कम से कम ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी जरूरी है। अगर ये सवाल आपके मेंस में भी आता है और अगर ये सवाल आया कि डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो भी इन चीजों का जिक्र करना जरूरी होता है। और अगर खुदा ना खास्ता प्री में अगर सवाल आपसे पूछ ले गए तो शायद इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है। तो जब हम इस एक्ट की पूरे सब्जेक्ट की नाम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इसका पूरा नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन नंबर को लेकर आपके साथ चर्चा करूं तो इसका नोटिफिकेशन नंबर है 28 ऑफ सन 1961, यानी कि 1961 के अंदर ये 28वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। और एक बात आपको यहाँ पर जानने की और भी जरूरत है कि जब इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी तो संसद की ज्वाइंट सेशन को कॉल किया गया था। आमतौर पे अगर हम इसके डेट ऑफ एसेंट और डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो वो दोनों की दोनों डेटें आपकी बिल्कुल सेम है, यानी कि 28 ऑफ मई 1961। लेकिन ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई सन 1961 को, और इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या आपको देखने को मिलती है 10। हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है, हर एक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से इस एक्ट का भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पूरे के पूरे इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये आमतौर पे दहेज से संबंधित हर उन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है या उन चीजों को रोकने की कोशिश करता है जिसका संबंध दहेज के आदान और प्रदान से है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि ये जो वर्ड डाउरी है ये आखिर अस्तित्व में कब आया, कैसे आया, क्या ये हमें वर्तमान काल में ही देखने को मिलता है या इसके जो रूट्स हैं वो आपको एंशिएंट टाइम से भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपने प्राचीन काल में जाते हैं और जब वहां पे हम धर्मशास्त्र वगैरह का अध्ययन करते हैं तो आमतौर पर हम ये पता करते हैं या हमें ये जानने और समझने का मौका मिलता है कि प्राचीन काल में जो विवाह होते थे वहां पे एक आपका संस्कार होता था, दैट इज कॉल्ड आपका कन्यादान। आमतौर पे जो वधु का पिता होता था वो अपनी कन्या को वर पक्ष को दान करता था, और आमतौर पे ये कन्यादान उसी परिस्थिति में कंप्लीट माना जाता था जब आप दूल्हे को या जो आपका ग्रूम है उसको आप दक्षिणा के रूप में कुछ चीजें आप अर्पण करते थे। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त तो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर रिचुअल एज वेल एज योर कस्टम। उस वक्त तो ये आपकी संस्कृति, ये आपकी सभ्यता का प्रतीक था, या ये हम कह सकते हैं कि ये आपके कस्टम का एक प्रकार का एसेंशियल
पार था। लेकिन जैसे जैसे समय आपका बढ़ा, वैसे वैसे ये आपका कस्टम तो खैर उसके बारे में तो चर्चा खैर करने का फिलहाल यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब अगर हम वर्तमान परिस्थिति में इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है, और अगर हम प्राचीन काल की परिस्थिति को देखते हैं और अगर हम इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट वी एक्चुअली गॉट टू नो कि प्राचीन काल में जो चीज़ें होती थी वो एक प्रकार का वॉलंटियरली एक्ट होता था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन, कोई जोर या दबाव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, ये जो अंदर इसकी चीज़ें जो भी चल रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वॉलंटियरली नहीं है। कहीं न कहीं वो समाज के दबाव में है, कहीं न कहीं वो वर पक्ष के दबाव में है, कहीं न कहीं आप सामाजिकता या आपसी सामंजस्य के दायरे में अपने आप को काफ़ी दबा हुआ महसूस करते हैं। तो कुल मिला के जब इन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया, तब हमें ये पता चला कि अब बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, जो अगर अभी हमने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1961 में ये कानून आपका ना बन के सिर्फ तैयार हुआ, बल्कि अब आपका ये लागू भी हो गया। और यहाँ पे अगर आप वकालत की फील्ड में होंगे तो आम तौर पे हर वो एफआईआर जिसके अंदर आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जिक्र देखने को मिलता है, वहां पर धारा होती है 3/4, यानी कि जितना दहेज लेना अपराध है उतना ही दहेज देना भी अपराध है। और जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हमेशा वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो दिया जाता है सिर्फ वही दहेज होगा। आमतौर पे बहुत सारी ऐसी सामाजिक परंपराएं होते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर बाकायदा जो वर पक्ष होता है वो भी धन और संपदा देके वधु को लेकर आता है। तो आमतौर पे जो डाउरी की जो परिभाषा है उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया है कि जब एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद एक प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ चीजें दी जाती हैं या उनसे ली जाती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी डाउरी की परिभाषा के दायरे में आती हैं। अगर वहां पर कंसिडरेशन है, अगर वहां पर कंपल्शन है, और अगर वहां पर आप ये देख लेते हैं कि दैट थिंग दैट वाज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कस्टम, अगर वो आपके कस्टम के आवश्यक तत्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलते हैं कि वो सारी की सारी चीजें डाउरी की परिभाषा के दायरे में ही आती हैं। और शायद यही वजह है कि हमने आईपीसी के अंदर भी 304 बी को कई जगहों पे देखा होगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट नेक्सस है वो आपको इस एक्ट से कोरिलेट करने पे एग्जैक्टली वे में देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रॉपर डाउरी की परिभाषा को देखते हैं तो इसका जिक्र आपको इसी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का जिक्र करता है। आमतौर पे या तो वो चीज प्रॉपर्टी होनी चाहिए और या तो वो चीज कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब यहां पर वही होगा जो आपके भारतीय दंड संहिता में डिफाइन किया गया है, और प्रॉपर्टी का मतलब आपकी हर वो प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो और चाहे वो आपकी इमूवेबल हो, जब एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को देने के लिए या तो उसके ऊपर ऑलरेडी सहमति हो चुकी रहती है, या ऑलरेडी वो दी जा चुकी रहती है, या निकट भविष्य में उसको दिए जाने की संभावनाएं होती हैं, तो हम यह मानकर चलते हैं कि भले ही कोई पक्ष कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो तो सब्जेक्ट मैटर आपके डाउरी का ही है। और इस परिभाषा के अंदर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि वर ही डिमांड करेगा या वधु ही डिमांड करेगी या उसके माता पिता ही डिमांड करेंगे, यानी कि किसी भी एक पक्ष का एक रिप्रेजेंटेटिव जो उस पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, आमतौर पे वो भी इस परिभाषा के दायरे के अंदर आता है। हाँ, ये बात अलग है, जब विवाह की प्रक्रिया चल रही होती है, जो भी वहां पर रीति रिवाज या पूजा पाठ का आयोजन हो रहा होता है, उस समय जो भी चीजें आप एक टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन के रूप में चढ़ाते हैं, उसको दहेज की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। हर वो चीज जो आपके कस्टम के दायरे में आता है, उसको भी दहेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो पर्टिकुलरली आपका शरीयत के हिसाब से गवर्न करता है, इसके अंदर आप एक टॉपिक को देखेंगे, आमतौर पे वो टॉपिक डॉवर का जिक्र करता है या उसको हम महर बोलते हैं। तो आमतौर पे जो महर है वो आपका डाउरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर इस एक्ट को लाने के पीछे
क्या वजह थी, इसका अस्तित्व हमें किस एंशिएंट इरा से वर्तमान में कहाँ तक देखने को मिलता है, और आने वाली डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे पर्टिकुलरली आपका एक बैच विगत 20 नवंबर सन 2022 से रन किया जा रहा है, ठीक सुबह 8 बजे, जहाँ पर हर वो सब्जेक्ट जो आपके जीएस पेपर के अंदर 9 माइनर एक्ट के रूप में शामिल किया गया है, उसके बारे में प्रॉपर लाइव डिस्कशन होता है और उससे संबंधित जो भी रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, वो एक नोट्स के रूप में आपको फॉरवर्ड कर दी जाती हैं आपके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम के द्वारा। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्ट ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन 1961। और अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट के प्रोसीजर के बारे में आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।